हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे कॉग्निटिव साइकोलॉजी के बारे में कि ये कहाँ से इवॉल्व हुई। कॉग्निटिव का वर्ड कॉग्निशन से लिया गया है। कॉग्निशन में बहुत सारे मेंटल प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व होती हैं जो कि हमें हेल्प आउट करती हैं इन परसीविंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की टर्म सबसे पहले अल्विक नाइजर ने यूज़ की थी 1967 में। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की एक ब्रांच है जो इस बात पर फोकस करते हैं कि इंसान अपने एनवायरनमेंट से जो इन्फॉर्मेशन परसीव करता है वो उसको अपने माइंड में कैसे प्रोसेस करता है, जिसमें बहुत से इंटरनल प्रोसेसेस यूज़ होते हैं लाइक परसेप्शन, अटेंशन, लैंग्वेज, मेमोरी एंड थिंकिंग। हाउ डू वी रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट द आउटसाइड वर्ल्ड? हाउ डू वी स्टोर एंड प्रोसेस इंफॉर्मेशन? How do we solve problems? How does a breakdown in our perceptions cause errors in our thinking? How do errors in our thinking lead to emotional distress and negative behaviors? All these processes are involved in cognitive psychology. कॉग्निटिव साइकोलॉजी के कुछ डोमेन्स हैं जिनको कॉग्निटिव साइकोलॉजी में स्टडी किया जाता है एंड दे आर अटेंशन, मेमोरी, इंटेलिजेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, लैंग्वेज एंड इमेजिनरी। ये सब इसलिए कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डोमेन्स में आते हैं क्योंकि इन सब प्रोसेसेस में हमें अपने ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। अगर अभी आप अपना कोई और काम स्टार्ट करो तो क्या आप पहले जितनी अटेंशन इस वीडियो में दे सकते हैं या आप इतनी अच्छे से इस वीडियो को मेमोराइज कर सकते हैं? और अगर बीच में अभी कोई एक जनरल नॉलेज की बात कर दूँ तो उसको रिकॉल करने के लिए इंटेलिजेंस की ज़रूरत हो, तब भी आपको ऑब्वियसली वीडियो को कुछ मिनट्स या सेकेंड्स बैक करके सुनना पड़ेगा, क्योंकि इन सब कामों के लिए आपको अपने ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है और इसीलिए ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी के डोमेन में आते हैं। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग की। यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, एक में आप अपना माइंड फुली यूज़ करके प्रॉब्लम सॉल्व करें और एक में बिना यूज़ किए प्रॉब्लम सॉल्व करें। अब आप दोनों कंडीशंस को कंपेयर कर लें तो आप देख सकते हैं कि कौन सी प्रॉब्लम अच्छे से सॉल्व हुई है, माइंड को यूज़ करके फुली या फिर नहीं। इसी तरह परसेप्शन, कॉन्शियसनेस, लैंग्वेज और इमेजरी, इस सब में भी आपको अपने माइंड की ज़रूरत पड़ती है। ये सब तो था कॉग्निटिव साइकोलॉजी और कॉग्निशंस का इंट्रो। अब हम देखते हैं कि किस तरह से फिलोसफिकल एंटीसीडेंट्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी को साइकोलॉजी में लेकर आए। सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्टोरिकल रूट्स की, जो कि 17 और 18 सेंचुरी में आए थे प्लाटो एंड एरिस्टोटल। प्लाटो को रैशनलिस्ट जबकि एरिस्टोटल को एम्पिरिसिस्ट कहा जाता है। प्लाटो का कहना था कि जब हम सोचते हैं और लॉजिक यूज़ करते हैं तभी हमारे पास नॉलेज आती है। यानी प्लाटो के अकॉर्डिंग हम कॉन्टेम्पलेशन और रीजनिंग को यूज़ करते हुए नॉलेज एक्वायर करते हैं और इसके लिए इंट्रोस्पेक्शन का मेथड यूज़ होता है और रैशनलिज्म थ्योरी की डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। जबकि एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग हम लोग नॉलेज को एम्पिरिकली एक्वायर करते हैं। इसमें ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशंस को यूज़ करते हैं और एक्सपेरिमेंट्स और स्टडीज़ को यूज़ करते हुए नॉलेज एक्वायर करते हैं और एम्पिरिसिज्म एम्पिरिकल इन्वेस्टिगेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होती है। देन हमारे पास रेने डिस्कार्ट्स और जॉन लॉक आए। रेने डिस्कार्ट्स प्लाटो के साथ थे इसलिए ये दोनों रैशनलिस्ट कहलाए, जबकि जॉन लॉक एरिस्टोटल के साथ थे इसलिए ये दोनों एम्पिरिसिस्ट कहलाए। रेने डिस्कार्ट्स फ्रेंच के रैशनलिस्ट कहलाए जिनका लाइफ स्पैन था 1596 टू 1650। उनके अकॉर्डिंग इंट्रोस्पेक्टिव मेथड जो था एम्पिरिकल मेथड से ज़्यादा अच्छा था ट्रुथ को फाइंड आउट करने के लिए। एक फेमस डायलॉग है कॉगिटो एर्गो सम, यानी कि आई थिंक देयरफॉर आई एम, जो कि रेने डिस्कार्ट्स का है। आई थिंक देयरफॉर आई एम मीन्स कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, जो कि इस बात का प्रूव है कि इंसान अपनी ऑब्जर्वेशन से कुछ नहीं सीखता बल्कि अपनी रीजनिंग से चीज़ें एक्सप्लोर करता है। उन्होंने कहा मैं जिंदा हूँ और ये इस बात का प्रूव है कि मैं चीज़ें सोच सकता हूँ और उन पर डाउट कर सकता हूँ। यानी रीजनिंग इज़ द ओनली एबिलिटी ऑफ अ पर्सन, जो कि इस बात का प्रूफ देती है कि ही इज़ सर्वाइविंग। यानी आफ्टर बर्थ भी इंसान में कुछ नॉलेज होती है जिसे वो ब्रेन को यूज़ करते हुए एक्वायर करता है। जबकि ब्रिटिश एम्पिरिसिस्ट जॉन लॉक के अकॉर्डिंग इंसान बगैर नॉलेज के पैदा होता है और बड़े होने के साथ साथ वो चीज़ें ऑब्जर्व करता है और इस तरह से वो नॉलेज एक्वायर करता है। द फेमस एक्सप्रेशन तबुला रासा मीन्स के ब्लैंक स्टेट, जो कि जॉन लॉक का है और इसके अकॉर्डिंग जब इंसान पैदा होता है तो वो बिल्कुल ब्लैंक स्टेट होता है और वो चीज़ें ऑब्जर्व करते हुए नॉलेज एक्वायर करता है। यानी कि इंसान में इनिशियली कोई इनेट नॉलेज या इनेट आइडियाज़ नहीं होते, वो इन सब चीज़ों को लर्न करते हुए ह्यूमन माइंड अंडरस्टैंड करता है।
इमैनुअल कैंट, जिनका लाइफ स्पैन 1724 टू 1804 था, उन्होंने रेनी डिस्कार्ट और जॉन लॉक दोनों की थ्योरीज को ऑब्जर्व किया और उन्होंने ये बात प्रूव की कि रैशनलिज्म, एम्पिरिज्म दोनों ही ठीक काम करते हैं और एक साथ काम करते हैं। और इसके बाद लोगों ने इमैनुअल कैंट की साइंथिसिस को ज़्यादा एक्सेप्ट किया। उनके अकॉर्डिंग इंसान में नॉलेज तो होती ही है, लेकिन वो बड़े होकर उसको ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्वायर करते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट चाहते थे कि वो इस चीज़ को लर्न करें कि हाउ पीपल हैव थॉट्स अबाउट थिंकिंग, जिसके लिए डायलैक्टिक प्रपोज हुआ। डायलैक्टिक एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है जिसमें एक पैटर्न के थ्रू ओवर टाइम आइडियाज ट्रांसफॉर्म होते रहते हैं। पैटर्न क्या है कि सबसे पहले एक थीसिस प्रपोज होती है, यानी कि एक आइडिया आता है। उसके बाद एंटीथीसिस इमर्ज होती है, यानी उसका ऑपोजिट एक आइडिया आता है। और इसकी एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि सबसे पहले एक थीसिस आया रैशनलिज्म, मीन्स के ह्यूमन इज बॉर्न विद नॉलेज और वो उस नॉलेज को रीजनिंग के थ्रू एक्वायर करते हैं। उसके बाद उसी का एंटीसिस आया एम्पिरिसिज्म, मीन्स के ह्यूमन इज बॉर्न विदाउट नॉलेज और वो उस नॉलेज को ऑब्जर्वेशन के थ्रू एक्वायर करता है। डायलैक्टिक में थीसिस और एंटीथीसिस के बाद सिंथेसिस प्रपोज होता है, जिसके अंदर हम थीसिस और एंटीथीसिस के व्यू पॉइंट्स को मर्ज कर लेते हैं। जैसे कि अभी एग्जाम्पल में हमने देखा कि रेनी डिस्कार्ट और जॉन लॉक के आइडियाज़ को कैंट ने मर्ज कर लिया, यानी दोनों के रैशनलिज्म और एम्पिरिसिज्म को मर्ज करके अपना व्यू पॉइंट दिया और इसे हम सिंथेसिस कहते हैं। देन कॉग्निटिव साइकोलॉजी में कुछ न्यू फिलॉसफीज आई, जिसमें है स्ट्रक्चरलिज्म, जो कि साइकोलॉजी का फर्स्ट मेजर स्कूल ऑफ थॉट है। स्ट्रक्चरलिज्म में हम लोग माइंड के एलिमेंट्स और स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म यानी कि फर्स्ट मेजर स्कूल ऑफ थॉट्स, इसका आइडिया सबसे पहले एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट विलियम वुंट ने दिया था, जिनका लाइफ स्पैन 1832 टू 1920 है और इन्हें फाउंडर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है। विलियम वुंट ने स्ट्रक्चरलिज्म को स्टडी करने के लिए बहुत सारे मेथड्स यूज़ किए थे, जिसमें से फर्स्ट मेथड है इंट्रोस्पेक्शन। इंट्रोस्पेक्शन में हम देखते हैं पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन जो कि हमारे कॉन्शियसनेस के थ्रू पास होते हैं, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट या प्रोसेस के एलिमेंट्री कंपोनेंट्स को देखते हैं। जब विलियम वुंट ने एक्सपेरिमेंटल मेथड को इंट्रोड्यूस किया था, तो ये कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट और अच्छा चेंज था। अकॉर्डिंग टू इंट्रोस्पेक्शन, जब रैशनलिस्ट अप्रोच एम्पिरिसिस्ट अप्रोच में शिफ्ट हो जाती है, तो सब्जेक्ट ऑफ स्टडी को में कंक्लूजन ड्रॉ करने के साथ साथ बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करना पड़ता है। जिन एक्सपेरिमेंट्स में इंट्रोस्पेक्शन इन्वॉल्व थी, उसमें जब पार्टिसिपेंट्स काम कर रहे होते थे तो उनके माइंड में जो भी चल रहा होता था उसकी रिपोर्ट उनको अपने एक्सपेरिमेंटर को देनी होती थी। जो रिसर्चर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग का काम करना चाहते थे, वो अपने पार्टिसिपेंट्स को पजल का टास्क करवाते थे और वो उनसे कहते थे कि आप टास्क करते हुए जो भी सोच रहे हो वो ऊंचा बोलो, यानी रिसर्चर्स को पता चल सके कि पार्टिसिपेंट्स के माइंड में क्या थॉट चल रही है। लेकिन इंट्रोस्पेक्शन के कुछ क्रिटिसिज्म भी हैं, यानी मेथड ऑफ इंट्रोस्पेक्शन के साथ साथ कुछ चैलेंजेस भी एसोसिएटेड हैं। पहला क्रिटिसिज्म ये था कि शायद इंसान एग्जैक्ट वो बात बोले ही नहीं जो उसके माइंड में चल रही है, और कभी कभी इंसान एग्जैक्ट वो वर्ड यूज़ नहीं कर सकता जो उसके माइंड में चल रहे होते हैं। और सेकंड क्रिटिसिज्म ये था कि जो पार्टिसिपेंट बताएगा जो उसके माइंड में चल रहा है, शायद वो एक्यूरेट हो ही ना। और लास्ट क्रिटिसिज्म ये था कि जब पार्टिसिपेंट साथ साथ काम भी कर रहा है और अपने थॉट्स पर भी अटेंशन दे रहा है और साथ बता भी रहा है कि वो क्या सोच रहा है, तो ऐसे प्रोसेसेस भी चेंज हो सकते हैं। देन फिलॉसफी में फंक्शनलिज्म आया। फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग साइकोलॉजिस्ट को प्रोसेसेस ऑफ थॉट्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए रादर देन कंटेंट्स ऑफ फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म के अकॉर्डिंग ह्यूमन माइंड को अंडरस्टैंड करने के लिए उन प्रोसेसेस को स्टडी करना चाहिए जो कि बताते हैं कि हाउ एंड व्हाई माइंड वर्क्स एट इट डज। विलियम जेम्स, जिनका लाइफ स्पैन 1842 टू 1910 था, जिनको फाउंडर ऑफ फंक्शनलिज्म कहा जाता है। उनके बाद जॉन डेवे, जिनका लाइफ स्पैन 1859 टू 1952 था, जिन्होंने थिंकिंग और स्कूलिंग पे काफ़ी अप्रोच दी, इसलिए उनको भी फंक्शनलिज्म का सपोर्टर कहा जाता है। एडवर्ड ली थॉर्नडाइक, जिनका लाइफ स्पैन 1874 टू 1949 है, इनके काम को भी फंक्शनलिज्म में इन्वॉल्व किया गया। इनके अकॉर्डिंग अगर किसी को सेटिस्फेक्शन दी जाए तो वो उससे एसोसिएशन बना लेता है। थॉर्नडाइक ने 1905 में एक प्रिंसिपल दिया था जिसको लॉ ऑफ इफेक्ट कहा जाता है। इस प्रिंसिपल में थॉर्नडाइक ने बताया कि अगर किसी स्टिमुलस को फंक्शन करने के लिए रिवॉर्ड किया जाए तो वो उसको बार बार परफॉर्म करेगा।
फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और अगर वो ठीक से सॉल्व कर लेता है तो उसको एक ट्रेट दी जाएगी। तो वो इसको एसोसिएशन बना लेगा कि अब जब भी मैं क्वेश्चंस ठीक से सॉल्व करूँगा तो मुझे ट्रेट मिलेगी, यानी उसका फंक्शन इंक्रीज हो गया। और ये आइडिया बिहेवियरिज्म को भी सपोर्ट करता है। देन वी गॉट बिहेवियरिज्म इन फिलॉसफी। बिहेवियरिज्म एसोसिएशन का ही एक एक्सट्रीम वर्जन है। बिहेवियरिज्म भी फोकस करता है एसोसिएशन की तरह ऑब्जर्वेबल बिहेवियर पे। 1977 में एल्बर्ट बंदूरा ने ये ऑब्जर्व किया कि लर्निंग सिर्फ रिवॉर्ड्स के थ्रू नहीं होती, कि सोशली भी होता है। जब हम ऑब्जर्व करें कि किसी को पनिशमेंट मिल रही है या रिवॉर्ड। जैसे अभी एक एग्जांपल में हमने देखा कि एक बच्चा है, वो मैथ्स का क्वेश्चन ठीक सॉल्व करने पर उसको ट्रीट मिल रही है, तो अगर वो किसी और को ऑब्जर्व करता है कि किसी और को मैथ्स का क्वेश्चन ठीक करने पर ट्रीट मिल रही है, तो इस तरह से भी वो लर्न कर सकता है। बिहेवियरिज्म के लास्ट सपोर्टर हैं एडवर्ड टॉलमैन, जिनका लाइफ स्पैन है 1886 टू 1959। एडवर्ड टॉलमैन के अकॉर्डिंग इंसान कोई भी बिहेवियर करने से पहले उसका पर्पस और प्लान सोचता है, यानी कि इंसान एक गोल सेट करता है और उस गोल को अचीव करने के लिए उसका जो पर्पस होता है उसके लिए वो बिहेवियर परफॉर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, 1932 में टॉलमैन ने एक बिहेवियर सेट किया था जिसमें उसने एक रैट को मेज़ में बंद कर दिया था। अब उस रेट का पर्पस था कि वो फूड फाइंड आउट करना चाह रहा था, इसलिए वो बिहेवियर परफॉर्म कर रहा था। एडवर्ड टॉलमैन को मॉडर्न कॉग्निटिव साइकोलॉजी का फोरफादर भी माना जाता है। लाइक स्ट्रक्चरलिज्म, बिहेवियरिज्म पे भी कुछ क्रिटिसिज्म आए थे, जिसमें लैंग्वेज एक्विजिशन, प्रोडक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन को चैलेंज किया गया था। बिहेवियरिज्म का पहला क्रिटिसिज्म ये है कि इसमें काइंड्स ऑफ लर्निंग तो हो रही थी, लेकिन वो बेसिक मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए हो रही थी, कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होती। फॉर एग्जांपल, प्रॉब्लम सॉल्विंग। अगर कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको सॉल्व करने के लिए इंसान को अपना दिमाग हर तरह से यूज़ करना होता है, जिसमें कॉम्प्लेक्स मेंटल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि बिहेवियरिज्म में नहीं थी। सेकेंड क्रिटिसिज्म क्या था कि बिहेवियरिज्म से हमें क्या पता चलता है कि हम लोग को बिहेवियर्स अंडरस्टैंड करने हैं, लेकिन अभी जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया कि जो साइकोलॉजिस्ट थे वो ये जानना चाहते थे कि इंसान के दिमाग में चल क्या रहा है, यानी उनका फोकस बिहेवियर पर नहीं बल्कि थॉट्स पर था। इसीलिए ये बिहेवियरिज्म का एक क्रिटिसिज्म बना। और लास्ट क्रिटिसिज्म ये था कि ज़्यादातर जो टेक्निक्स यूज़ की गई थी वो नॉन ह्यूमन पर यूज़ की गई थी रादर देन ह्यूमन वंस। वी हैव अनदर गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी विच सेज द होल इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जैसे बिहेवियरिज्म पे बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए थे, उनमें से एक क्रिटिसिज्म गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का भी था। जैसे कि गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी बिलीव रखता है कि द होल इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स, तो इसका ये बिलीव साइकोलॉजी की फेनोमेना के लिए भी है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी कहता है कि हम किसी भी साइकोलॉजी फेनोमेना को तभी समझ सकते हैं जब हम उसको ऑर्गेनाइज करके स्ट्रक्चर देते हैं। हम एक टेबल की एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक टेबल है, उसकी 4 लेग्स टूटी हुई अलग पड़ी हुई है साइड पे, तब आपको सही से समझ आ रहा है कि वो टेबल है, या जब वो जुड़ा हुआ सही से पड़ा हुआ है तब आपको सही समझ आ रहा है। गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी भी यही कहता है कि जब हम चीज़ों को जोड़ के सही से स्ट्रक्चर दे देते हैं तब हमें वो चीज़ सही से समझ में आती है। इसी तरह से अगर हम साइकोलॉजिकल फिनोमेना को सही से स्ट्रक्चर दे दें तब हमें वो समझ आएगा। और बिहेवियरिज्म में आपने देखा कि किस तरह से प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया गया था। इसीलिए गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी ने बिहेवियरिज्म पर क्रिटिसाइज किया, क्योंकि बिहेवियरिज्म जो थे वो सिर्फ लोगों की इनसाइट देख रहे थे, यानी पूरा मेंटल इवेंट समझने के लिए वो लोगों को इनसाइट से देख रहे थे, उन्होंने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ था। तो एज अ रिजल्ट गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी ने उस पर क्रिटिसाइज कर दिया। अब हम देखते हैं कि कॉग्निटिव साइकोलॉजी रियल में इमर्ज कहाँ से हुई थी। 1950 में एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी जिसका नाम था कॉग्निटिव रेवोल्यूशन, जो कि बिहेवियरिज्म की रिस्पॉन्स में आई थी। कॉग्निटिविज्म एक बिलीव है जिसमें हमें ह्यूमन बिहेवियर समझ आ जाता है जब हमें ये समझ आ जाए कि वो सोचते कैसे हैं। यानी कॉग्निटिविज्म इस नोशन को रिजेक्ट करता है कि साइकोलॉजिस्ट को मेंटल प्रोसेसेस नहीं स्टडी करने चाहिए, क्योंकि उन लोगों के करीब जब हम लोगों के थॉट्स को रीड करेंगे तभी हम उनके बिहेवियर को समझ सकेंगे। यानी कॉग्निटिविज्म एक सिंथेसिस है बिहेवियरिज्म और गेस्टॉल्टिज्म का। यहाँ एक डायलैक्टिक की एग्जांपल यूज़ हो रही है, जैसे बिहेवियरिज्म थीसिस है और गेस्टॉल्टिज्म एंटीथीसिस है, और कॉग्निटिव ने इन दोनों को मर्ज करके खुद को सिंथेसिस बना लिया। अब देखते हैं कि कॉग्निटिविज्म सिंथेसिस कैसे है। कॉग्निटिविज्म इस तरह से सिंथेसिस है कि वो अपने थीसिस यानी बिहेवियरिज्म से अडॉप्ट करता है कि वी शुड स्टडी हाउ पीपल लर्न एंड थिंक, और वो अपने एंटीथीसिस यानी गेस्टॉल्टिज्म से भी ये अडॉप्ट करता है कि हमें इंटरनल मेंटल प्रोसेसेस को भी स्टडी करना चाहिए।
अब उनके बाद कार्ल स्पेंसर लेशले आए, जिनका लाइफ स्पैन 1890 टू 1958 था। ब्राशले ने बिहेवियरिस्ट व्यू को चैलेंज किया था कि ह्यूमन ब्रेन एक पैसिव ऑर्गन नहीं है जो कि इंडिविजुअल के बाहर इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करता है, बल्कि ब्रेन एक एक्टिव ऑर्गन है जो कि बिहेवियर को ऑर्गेनाइज करता है। लेशले का पर्पस था कि वो इस चीज़ को समझ सकें कि ह्यूमन ब्रेन की माइक्रो ऑर्गेनाइजेशन लाइक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ जैसे कि म्यूजिकल परफॉर्मेंस, गेम प्लेइंग और लैंग्वेज यूज़ करना, ये सब कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये सब सिंपल नहीं बल्कि कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ थी। लेशले के बाद अल्रिक नाइजर आए। अल्रिक नाइजर ने 1967 में एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जो कि कॉग्निटिव अप्रोच की एक ऑफिशियल बिगनिंग थी, और इसी वजह से अल्रिक नाइजर को फादर ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अल्रिक नाइजर ने अपनी पब्लिश बुक्स कॉग्निटिव साइकोलॉजी में रिसर्च के बहुत से टॉपिक्स यूज़ किए, फॉर एग्जांपल परसेप्शन, पैटर्न रिकॉग्निशन, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड रिमेंबरिंग। इसके अलावा उन्होंने इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंस्ट्रक्टिव प्रोसेसिंग दोनों पर एम्फेसाइज किया। नाइजर के अकॉर्डिंग कॉग्निटिव साइकोलॉजी एक फिजिकल अटैक था बिहेवियरिज्म के लिए। आफ्टर कॉग्निटिव साइकोलॉजी कंप्यूटर मेटाफर आया। इट वॉज द फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम जिसका पर्पस था कि वो ह्यूमन बीइंग की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को मिमिक कर सकें। कंप्यूटर मेटाफर वॉज क्रिएटेड इन बिटवीन 1955 टू 56, जिसके क्रिएटर थे हर्बर्ट साइमन, एलन नेवल एंड जोहन शॉ। इन्होंने रियलाइज़ किया कि जब एक मशीन सिंबल्स को मैनिपुलेट कर सकती है तो क्यों उसके लिए डिसीजन मेकिंग और ह्यूमन थॉट्स पॉसिबल नहीं है। तो इन तीनों ने काम स्टार्ट किया और एक मशीन इन्वेंट की जिसका नाम थिंकिंग मशीन रखा, जिसके लिए डिसीजन मेकिंग और ह्यूमन की तरह थॉट्स पॉसिबल थे। जिस तरह से एक कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दी जाती है और वो प्रोग्राम को फॉलो करते हुए आउटपुट देता है, इसी तरह कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लिए इंडिविजुअल भी एक प्रोसेसर ऑफ इंफॉर्मेशन है। यानी इंडिविजुअल को भी आउटसाइड से कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो फिर वो वेज को फॉलो करते हुए आउटपुट देता है। यानी कंप्यूटर और इंडिविजुअल के लिए इनपुट से लेकर आउटपुट तक ऑलमोस्ट सेम प्रोसेसेस यूज़ होते हैं। लेट्स सी इन द पिक्चर गिवन। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कीबोर्ड के थ्रू जो हम इंफॉर्मेशन देते हैं तो वो उसके लिए इनपुट होता है। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स को एनवायरनमेंट से सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है, आइदर बाय साइट, स्मेल, हियरिंग, टच एंड टेस्ट। अब कंप्यूटर में नेक्स्ट प्रोसेस इन्वॉल्व होता है CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, विच इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। इसी तरह ह्यूमन बीइंग्स में सेंसेस के थ्रू उनका मैसेज ब्रेन में जाता है। इन कंप्यूटर थर्ड स्टेप इन्वॉल्व इज ALU यानी कि अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, वाइल इन ह्यूमन बीइंग्स इट इज़ फ्रंटल कॉर्टेक्स। वाइल द फोर्थ स्टेप इन कंप्यूटर एंड ह्यूमन बीइंग इज सेम, क्योंकि अब दोनों की इन्फॉर्मेशन मेमोरी में चली जाती है। उसके बाद लास्ट स्टेप में वो दोनों अपना आउटपुट देते हैं। जब हम कंप्यूटर में देखें तो वो मॉनिटर के थ्रू अपना आउटपुट शो करता है, जबकि ह्यूमन बीइंग बिहेवियर के थ्रू। उसके बाद हमारे पास इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच के कुछ बेसिक अजम्पशंस हैं। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच का पहला बेसिक अजम्पशन ये है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें इन्वायरमेंट के थ्रू मिलती है वो सीरीज़ में प्रोसेस होती है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टिमुलस आया जिस पर हमने अटेंशन दी, फिर उसको हमने अपने तरीके से परसीव किया और फिर वो हमारी मेमोरी में चला गया। तो इस तरह से इंफॉर्मेशन सीरीज़ में प्रोसेस हो गई। द सेकेंड बेसिक अजम्पशन इज़ कि जब इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रही होती है तो प्रोसेसिंग सिस्टम उसको सिस्टमेटिक वे में ट्रांसफॉर्म कर देता है, यानी इंफॉर्मेशन एक सिस्टम के थ्रू आगे प्रोसेस करती है। थर्ड अजम्पशन इज़ कि जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं तो हमारा एम ये होता है कि हम इस चीज़ को स्टडी कर सकें कि कॉग्निटिव परफॉर्मेंस में कौन से स्ट्रक्चर्स और प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। एंड द लास्ट अजम्पशन इज़ कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग जो है ह्यूमंस और कंप्यूटर्स में रिजेंबल करता है। जैसे कि हमने ऊपर कंप्यूटर्स और ह्यूमन बीइंग्स के 5 स्टेप्स स्टडी किए, फ्रॉम इनपुट टू आउटपुट। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की डेवलपमेंट्स के कुछ एम्स थे विच आर एज फॉलोज। पहला एम ये था कि हम इस चीज़ को स्टडी कर सकें कि किस तरह से इंटरनल प्रोसेसेस साइकोलॉजी के मेन सब्जेक्ट बन जाते हैं। द सेकेंड एम ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी वाज कि हम न्यूरोबायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन प्रोसेस और दूसरे प्रोसेस को स्टडी करके ये चीज़ समझ सकें कि हाउ द माइंड वर्क्स। थर्ड एम वाज कि हम मेंटल प्रोसेसेस को स्टडी करके फंक्शनिंग को इन्हेंस कर सकें।
फोर्थ एम ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी वॉज कि हम स्टडी ऑफ माइंड में कुछ एडवांसमेंट अप्लाई कर सकें जिससे कि हम अपने प्रोसेसेस को और भी अच्छे से एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट कर सकें। फिफ्थ एम ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी वॉज कि हम एम्पिरिकल रिसर्च को यूज़ करते हुए मेंटल प्रोसेसिंग के न्यू मॉडल्स डेवलप कर सकें। ये 5 एम्स जो थे कॉग्निटिव साइकोलॉजी की डेवलपमेंट से पहले के थे एंड आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी कुछ फ्यूचर एम्स भी सोचे गए। द फर्स्ट एम इज़ एम्पिरिकल मेंटलिज्म, जिसके अकॉर्डिंग इन फ्यूचर लेबॉरेटरी मेथड्स, ऑब्जर्वेशंस और ऑपरेशंस को यूज़ किया जाए मेंटल प्रोसेसेस और लैंग्वेज के लिए। सेकेंड एम जो था कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, जिसके अकॉर्डिंग ब्रेन और न्यूरल नेटवर्क्स को एक्सप्लोर किया जा सके। थर्ड फ्यूचर एम ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज़ एवोल्यूशनरी कॉग्निटिव साइकोलॉजी, जिसके अकॉर्डिंग साइकोलॉजिकल प्रोसेस सोशल इंटरेक्शन के थ्रू नहीं चलते बल्कि इवॉल्व होते हैं। लास्ट फ्यूचर एम ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी वॉज इंटरेक्शन विद अदर डोमेन्स इन साइकोलॉजी, जिसके अकॉर्डिंग हम कॉग्निटिव साइकोलॉजी को साइकोलॉजी के बाकी डोमेन से इंटरेक्ट करवा सकें। जैसे कि कॉग्निटिव को बिहेवियर से मिलाकर कॉग्निटिव बिहेवियर मॉडल्स बन गए हैं और इलेक्टिसिज्म। इसके बाद हमारे पास है कॉग्निटिव साइकोलॉजी की 2 मेन थ्योरीज जो कि हैं REBT एंड CBT। REBT स्टैंड फॉर रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी, जो कि हमें एल्बर्ट एलिस ने दी थी, और CBT स्टैंड फॉर कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि हमें एरन बेक्स ने दी थी। रैशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी को रैशनल थेरेपी और रैशनल इमोटिव थेरेपी भी कहा जाता है। REBT इज़ वन ऑफ द फर्स्ट कॉग्निटिव थेरेपी इन टुडेज सेंचुरी। कॉग्निटिव साइकोलॉजी की फील्ड में REBT को एक मेजर अप्रोच माना जाता है। REBT हमें एक बेसिक अजम्पशन देती है कि हम अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स और सिम्टम्स को खुद कंट्रीब्यूट करते हैं अपने इंटरप्रिटेशंस की वजह से। REBT यानी कि रेशनल इमोटिव बिहेवियर थेरेपी फोकस करती है कुछ इरेशनल बिलीव्स पे, जिसकी वजह से हमें नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। अब इस बात को हम समझते हैं ABC मॉडल के थ्रू। Here ABC stand for activating event, beliefs and consequences. Now let's look at an example. फॉर एग्जाम्पल, मेरी फ्रेंड मेरे सामने से गुजरी, मैंने उसको हाई किया बट उसने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया और वो आगे निकल गई। इट वॉज एन एक्टिवेटिंग इवेंट कि कोई इवेंट हुआ। अब मेरे माइंड में कुछ बिलीव्स बनेंगे कि उससे मुझे एटीट्यूड दिखाया, वो मुझसे नाराज़ है या मुझसे दोस्ती नहीं रखना चाहती, और लास्ट में कोई कॉन्सिक्वेंस निकलेंगे या फिर मैं कहूँगी कि मैं भी नाराज़ हूँ उससे, मुझे भी उससे बात नहीं करनी, मैं सैड हो जाऊँगी। अब इस बिलीव की वजह से मेरे माइंड में नेगेटिव इमोशंस आ गए, जो कि गलत है बिलीव। अब हो सकता है उसको कोई जाना हो, इमरजेंसी हो उसको, और REBT इसी पे फोकस करता है कि हमारे इरेशनल बिलीफ की वजह से अनहेल्थी नेगेटिव इमोशंस आ जाते हैं। अनदर थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी इज CBT, विच इज़ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक शॉर्ट टर्म और स्ट्रक्चर फॉर्म है साइकोथेरेपी की। CBT फोकस करती है ह्यूमंस की डिसफंक्शनिंग और डिस्टॉर्टेड थॉट्स एंड बिलीव्स पर, और ये उनके थॉट्स और एटीट्यूड्स को चैलेंज करके मॉडिफाई करती है। फॉर एग्जांपल, जब भी कोई इंसान कोई बिहेवियर परफॉर्म करता है तो उसको ये नहीं पता होता कि वो क्यों परफॉर्म कर रहा है। जब कोई क्लाइंट आता है, वो कहता है कि मैं हैप्पी हूँ, लेकिन उनके इमोशन से पता चल रहा होता है कि वो हैप्पी नहीं है, तो यहाँ उनके थॉट्स और बिलीव्स में डिसफंक्शन आती है। तो इसीलिए इस तरह के क्लाइंट्स के लिए CBT का मॉडल यूज़ करना होता है। CBT मॉडल के थ्रू क्लाइंट को एजुकेट किया जाता है कि वो अपने थॉट्स, फीलिंग्स और बिहेवियर्स के बीच में अपने रिलेशनशिप को समझ सकें। अब थॉट्स, इमोशंस और बिहेवियर का ट्रायो हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, देयर इज़ अ गर्ल हु इज़ लिसनिंग टू द म्यूज़िक। अब वो लड़की सैड म्यूज़िक सुन रही है, तो जब आप सैड म्यूज़िक सुनते हैं तो आपके थॉट्स कैसे हो जाते हैं? सैड हो जाते हैं ना। इसी तरह उसके इमोशंस सैड हो गए हैं, उसकी थॉट्स सैड चीज़ों की तरफ चले गए हैं और अब वो सैड फील कर रही है, तो उसका बिहेवियर क्या होगा कि शी विल स्टार्ट क्राइंग। इन कंट्रास्ट टू दिस, अगर वो हैप्पी या हिप हॉप म्यूज़िक सुनेगी तो उसके थॉट्स हैप्पीनेस की तरफ चले जाएंगे, उसके इमोशंस हैप्पी हो जाएंगे, उसका बिहेवियर क्या होगा? शी विल स्टार्ट डांसिंग। Hence, it was CBT model. So that's all about today. If you like my video, please like and subscribe to my channel. Thanks for watching. Take care and goodbye.